right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड के टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर 3 वीडियो डाल चुका हूँ। ये मेरा दो वीडियो डाल चुका हूँ, ये मेरा पार्ट 3 है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक और नए हो चैनल पर आए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहना चाहूँगा इस वीडियो में इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप कि वीडियोस मिल जाएंगे पुरानी सारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज़ है मेरी यहाँ पर MCQ की 1000, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिटेल वीडियो अगर चाहिए GS की, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर जो है उत्तराखंड के वन लाइनर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर्स यहाँ पर उत्तराखंड के मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो मेरे चलते हैं वीकली, वो आपको यहाँ पर उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार से है, उत्तराखंड उत्पाद उत्तराखंड उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है, लिखी है सर्वियर उनियाल द्वारा। पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी में उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए इस पुस्तक को पुरस्कार दिया गया था। सन 2018 के समय की यह बात है। ठीक है, चलिए अगला है रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2018 कौन से उत्तराखंड के किस स्कूल को दिया गया था? 2018 का पुरस्कार दिया गया है ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल देहरादून में, इसको दिया गया। अगला है कगार की आग नामक रचना किस साहित्यकार की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमांशु जोशी ने लिखी। हिमांशु जोशी का निधन 2018 में हुआ था। तो ठीक है, यह पुस्तक भी आपसे बहुत पूछी जा सकती है क्योंकि ये अभी साहित्यकार हैं उत्तराखंड के और हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में अक्षांश दर्पण नामक किताब लिखने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह हैं पंडित नयन सिंह रावत। 21 अक्टूबर सन 1800, यहाँ पर 1900 लिखा है, 1830 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही हो कर लेना। 1830 में मिलम गांव में इनका जन्म हुआ था और 27 जून 2014 को इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था नयन सिंह रावत के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता है कि नयन सिंह रावत ने तिब्बत का सर्वेक्षण किया था। तिब्बत से लेकर लहासा तक का पूरा सर्वेक्षण उन्होंने पैदल जाके किया था। ठीक है, तो इनको उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा गोल्ड मेडल भी दिया गया था इस कार्य के लिए। ठीक है, तो इनकी पुस्तक क्या है? अक्षांश दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, रिंग डांस किस जनजाति द्वारा से संबंधित किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये राजी जनजाति द्वारा किया जाता है रिंग डांस। रिंग डांस जो है थड़िया नृत्य जैसा है। गढ़वाल में एक नृत्य होता है थड़िया नृत्य। जब विवाहिता पहले बार घर आती है तो उसके आगमन पर नृत्य किया जाता है थड़िया नृत्य। तो उसी पर आधारित है यह डांस भी, रिंग डांस को बुलाता है। अगला है, उत्तराखंड में बेराइट्स कहाँ पाया जाता है? बेराइट्स के भंडार उत्तराखंड में देहरादून में है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसका एक नाम नौठा है? ठीक, तो निम्न में से किसका एक नाम नौठा है? तो यह आदि बद्री का। ठीक है, तो नौठा यहाँ पर आदि बद्री का प्राचीन नाम। कौन सा स्थान मानस खंड में अग्नि तीर्थ के रूप में जाना जाता था? तो ये अग्नि तीर्थ के रूप में मानस खंड में जो नाम मिलता है ये मिलता है बागेश्वर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है टिहरी गढ़वाल में। 12 से 18 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन होता है। प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु यह कार्यक्रम किया जाता है। कुंजापुरी एक वहाँ पर देवी का मंदिर भी है फेमस। ठीक है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला है, जखौली मेला जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जखौली मेले का आयोजन चक्राता में किया जाता है। चक्राता में 2 से 4 जून के बीच में इसका आयोजन होता है। ये बासिक देवता के आगमन पर मनाया जाता है। बासिक देवता जैसे कि आप देखते हो कि जो महासु देवता हैं 4 भाई हैं, बासिक, पैबासिक, चालदा और महासु। तो इसमें बासिक देवता का जब डोली आती है तो उस समय पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला है, गंगावली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गंगावली महोत्सव जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। ये भी आपका 1 से 5 जून के बीच में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने बागेश्वर मंदिर को ईरानी मिथ एवं सूर्य उपासना का घोतक माना है? तो यह राइटर है यमुना दत्त वैष्णव अशोक। यमुना दत्त वैष्णव अशोक की बुक आती है उपमाओं का इतिहास, उसमें
अब ये इनका कहना इसलिए है, देखो हम उत्तरायणी का मेला मनाते हैं बागेश्वर मंदिर जो है ना, मंदिर के, क्योंकि बागेश्वर मंदिर को ईरानी मित्र सूर्य के उपासक का गोत्र इसलिए माना है। एक तो बूटधारी शिव की वहाँ पर मूर्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम सूर्य की उपासना के लिए उत्तरायणी मेला, यहाँ पर जो एक उत्तरायणी मेला है वो हम यहाँ पर आयोजित होता है, मतलब कुमाऊं में करा जाता है। तो उत्तरायणी मेला क्या होता है कि जब सूर्य हमारा उत्तरायण हो जाता है, यानी कि अल्टीमेटली हम सूर्य की ही पूजा उस समय करते हैं, सूर्य की पूजा के लिए ही वो मनाया जाता है कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, अब गर्मी के दिन आएंगे। तो इसलिए इसी को हम वैष्णव जो यमुना दत्त वैष्णव है, उन्होंने इसको क्या माना है, ईरानी मिथ या सूर्य उपासना का घोतक इसको माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद का चित्रण किस चित्रकार ने किया? गीत गोविंद का चित्रण किया है मणकू ने 1730 ईस्वी में इसको किया था। गीत गोविंद जयदेव का नाटक है। इसमें आपको पता है कि जो मणकू और चैतू थे, ये आपके मौलाराम के समकालीन चित्रकार है, दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनको उस समय तत्कालीन सुदर्शन शाह ने क्या दिया था, आश्रय दिया था अपने दरबार में, ठीक है। इनकी काफ़ी कृतियाँ हैं, ठीक है। आँख में चोली हो गई मणकू की है, ठीक है। रुक्मणी हरण है। इसके अलावा चंद्र सिंह गढ़वाली को प्रशासन ने कब गढ़वाल में प्रवेश की अनुमति दी थी, ठीक है। तो ये दी थी दिसंबर 1946 में। आपको पता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का जो पेशावर कांड हुआ उसी से फेमस हुए थे। ये गढ़वाली उपनाम इनको महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने इनको पवनार आश्रम में बुलाया, पवनार आश्रम जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पर इनको यह उपाधि से सम्मानित भी किया था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, एक्चुअल में क्या था, इनके ऊपर जब ये जेल से छूटे थे तो इनकी पूरी संपत्ति कुर्क कर ली गई, क्योंकि आपको पता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का जो नाम आता है पेशावर कांड से आता है, जो 1930 में 23 अप्रैल को पेशावर में हुआ था। जो उस समय इन्होंने क्या किया था कि अपने सहयोगियों से कहा था कि पठानों पर गोली ना चलाएं, ठीक है। इनका केस लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। बाद में फिर वो केस हार गए और इनको इनको कहाँ भेज दिया, काला पानी की सज़ा कहते थे उस समय, उनको सज़ा हुई। तो सज़ा होने के बाद जब ये छूटे तो इनकी तो पूरी की पूरी ज़मीन कुर्क कर ली गई थी चंद्र सिंह गढ़वाली की, ठीक है। और इनकी ज़मीन हमें सब बेच दी गई थी और इन पर टिहरी गढ़वाल के अंदर क्या कर दिया गया था, इनको घर जाने पर इनका बैन लगा दिया था। 1946 में जाके जब मतलब हमारे जो बड़े नेता थे उस समय, और क्या कहते हैं, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने सरकार से इस बीच में अपील की थी, तब जाके उनको अपने घर जाने का मौका मिला था 1946 में। और 1946 में एक चीज़ हुई थी आपकी, क्या हुई थी, 1946 में ही आपका पहला सुमन दिवस भी मनाया गया था। उसमें भी चंद्र सिंह गढ़वाली ने ही उसको सुमन दिवस मनाया था, पहली बार जो सुमन दिवस वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, जो पहली बार मनाया गया था, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं और गढ़वाल का योगदान पुस्तक के लेखक हैं धर्मपाल सिंह मनराल, ठीक है। कौन है? धर्मपाल सिंह मनराल ने किताब लिखी है। अगला है, राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? 110। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें कहाँ स्थित है? तो मनेरी भाली परियोजना आपने सुनाई है। मनेरी और जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें जो हैं वो उत्तरकाशी में है, ठीक है। आगे है, शेष नेत्र झील जो माना जाता है कि शेषनाग की आंसुओं से बनी है, यह कहाँ स्थित है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो है चमोली में, बद्रीनाथ के पास यह है, ठीक है। आपको पता है कि विष्णु जो हैं वो शेषनाग की सैया में, मतलब शेषनाग के उसमें ही सोते हैं, उनकी जो सैया है शेषनाग की बनी हुई है, तो इसलिए शेषनेत्र झील शेषनाग से बनी है, ऐसा माना जाता है। जो कहाँ है? चमोली, बद्रीनाथ में। इस प्रकार से याद करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी 6 जून 2006 को इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का प्रथम चिड़ियाघर जो स्थापित किया गया था देहरादून में 2016 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब इस पर ये बुक्स में ऐसे लिखा हुआ कि 2016 में इसको स्थापित किया था। हो सकता है कि ये उत्तराखंड बनने के बाद पहला हो, ठीक है। उससे पहले राज्य में कई चिड़ियाघर बन चुके हैं वैसे। अगला है गंगा का मायका उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा का मायका उपनाम से जाना जाता है मुखवा, जो उत्तरकाशी में स्थित है, क्योंकि इनकी डोली जो है गंगा की शीतकालीन कहाँ जाती है? मुखवा में। अगला है, भारत का एडिनबरा व दून का ताज। भारत का एडिनबरा व दून का ताज नाम से जाना जाता है मसूरी को। अगला है, संजीवनी शिखर उपनाम से कौन सा स्थान प्रचलित है? संजीवनी शिखर, तो संजीवनी शिखर नाम से जो स्थान है वह है औली, ठीक है। अगला है, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल जो है उसको, वो जो नाम है किस स्थान का है, कौन सा स्थान उस नाम से प्रसिद्ध है? वो है रूपकुंड चमोली। अब ऐसा क्यों माना जाता है? एक तो रूपकुंड को बोलते हैं मिस्ट्री लेक, वहाँ पर आज भी यश धवल और बिलबा के माने जाते हैं कि उन राजाओं के
कंकाल आज भी जो पाए जाते हैं, ठीक है। और एक नए सर्वे जो हुआ था हाल ही में, उसमें पता लगा था कि ये चितवन ब्राह्मण जो हैं कोंकण के, उनके कुछ उन ब्राह्मणों के डीएनए से पता लगा कि उन ब्राह्मणों की हड्डियां हैं, जो हो सकता है कि कोई हिमस्खलन आया हो या हिमानी का उनके ऊपर हिमानी टूटी हो तो उस वजह से दब गए हों, वहाँ पर झील बन गई हो। रूपकुंड को आज भी रहस्यमयी ताल और क्या मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, अभी भी कंकाल पाए जाते हैं। और ये कंकाल किसके हैं, कहाँ हैं, अभी तक इसका पूर्ण रूप से इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बट डीएनए टेस्ट जो हुआ था उसमें पता लगा था कि केरल या साउथ के जो चितवन ब्राह्मण हैं उनकी शायद हड्डियाँ हो सकती हैं, ठीक है। अगला है व्हाइट वाटर वांडर उपनाम से किसे जाना जाता है, तो यह कोडियाला जो टिहरी में है। कोडियाला जो है रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है, ये गंगा के किनारे है और बहुत फेमस जगह है, ठीक है। अगला है पछावन। पछावन, नगराई, कुरुदेव और राकत किस जनजाति के देवता हैं, ठीक है। तो पछावन है, नागराई है, कुरुदेव और राकत हैं, ये किस देवता के ये किस जनजाति के देवता हैं, तो है थारू जनजाति। थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह जनसंख्या के रूप में, कुमाऊं की सबसे बड़ी है, उत्तराखंड की भी सबसे बड़ी है, और यह उधमसिंह नगर और नैनीताल मतलब तराई क्षेत्र में रहती है थारू, ठीक है। अगला है महासू या बासिक बोठा किस जनजाति के देवता हैं, ठीक है। तो महासू, बासिक, बोठा ये जो हैं जौनसारियों के देवता माने जाते हैं, ठीक है, महासू देवता। अगला है टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है। टिहरी डैम का जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर, और जो इसका स्थानीय नाम है वो है सुमन सागर, क्योंकि श्रीदेव सुमन वहीं के थे उस समय। श्रीदेव सुमन का आपको पता है उन्होंने बलिदान दिया, ठीक है, भूख हड़ताल की। तो टिहरी रियासत को राजशाही से मुक्त करने के लिए उन्होंने बलिदान दिया था अपना। तो स्थानीय नाम से तो उसको सुमन सागर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आधिकारिक नाम से जाने तो स्वामी रामतीर्थ के नाम से जाते हैं। जो स्वामी रामतीर्थ थे उस समय पवार शासनकाल में यहाँ आए थे, ठीक है। बाद में भिलंगा नदी में उन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया, या किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ये था आपका 2006-2007, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला है नमक लोटा प्रथा किस जनजाति, नमक लोटा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, यह है बोक्सा। नमक लोटा प्रथा मतलब बोक्सा जनजातियों में एक इस प्रकार से एक नियम ये पाया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम किसी लोग की कसम खाते हैं या हमारे वहाँ घाट डालना होता है, कई चीज़ें होती है। ऐसे ही वहाँ पर क्या होता है, जब कोई वो नमक में एक लोटा लेते हैं, लोटे में एक थोड़ा सा नमक डालते हैं और उसकी शपथ खाते हैं, ठीक है, कि अगर हमने कोई गलत, तो उस वो ये मानते हैं कि अगर जो लोग हम लोग झूठ बोलेंगे, हम लोग गलत कार्य करेंगे तो हम नमक की तरह पानी में से नमक पानी में विलीन हो जाता है, वैसे ही हम भी क्या होंगे, नमक की तरह पानी में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो इस प्रकार से नमक लोटा प्रथा होती है। उनको एक बिरादरी पंचायत उसमें पाई जाती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी किसी को कसम या कुछ कसम दिलानी होती है तो वो इसका प्रयोग करते हैं। ये प्राचीन समय से चली आ रही है, भले ही आजकल शायद हो या ना हो, बट प्राचीन समय में इसमें नमक लोटा प्रथा इनकी उसमें प्रचलित थी, बोक्सा जनजाति के उसमें। अगला है भारत सरकार ने राजी को कब आदिम जाति की सूची में शामिल किया था। तो राजी जनजाति को आदिम जाति की सूची में 1975 में यहाँ पर किया था। याद रखना आदिम जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं जनजाति की बात, जनजाति तो 1967 ही है, सभी की पांच जनजातियाँ हमारी, जो थारू, बोक्सा, भोटिया, सबको 1967 में जनजाति घोषित किया था। मैं आदिम जनजाति की बात कर रहा हूँ, 1975 इसका सही आंसर। अगला है भारत सरकार ने बोक्सा को कब आदिम जाति की सूची में शामिल किया था। बोक्सा की बात हो रही है तो आदिम जाति में 1981 में। उत्तराखंड के किस जिले में गढ़तांगली दर्रा है, उत्तराखंड के किस जिले में क्या है, गढ़तांगली दर्रा है, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है नंदाकोट पर्वत कहाँ स्थित है। नंदाकोट पर्वत स्थित है आपका बागेश्वर में, ठीक है। अगला है यूके में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना सन 2016 में की गई थी। अगला है चायसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो चायसील बुग्याल जो है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। ये कहाँ है, चमोली में स्थित है। प्रसिद्ध अनीमठ कहाँ स्थित है, यह है वृद्ध बदरी के पास, ठीक। अगला है समय साक्षी है उपन्यास, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है। तो समय साक्षी उपन्यास है हिमांशु जोशी। अगला है प्रश्न
शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो शिवानंद आश्रम स्थित है ऋषिकेश में। अगला है पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिक चर्च की स्थापना कब की गई? सन 1858 में। ठीक है, तो सन 1858 में फादर विलियम बटलर द्वारा इसकी कौन सी चर्च? मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी 1858 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 1857 में इसके सैन्य संग्राम को असफल करने हेतु सैनिक सहयोग के रूप में रणवीर सेना कहाँ से प्राप्त की गई थी? तो यह था नेपाल। आपको पता है कि गोरखाओं को हमने 1815 में जीत हासिल करी और गोरखाओं को यहाँ से भगा के हमने संगौली की संधि करके उनको नेपाल भेज दिया था। नेपाल सरकार ने जब संगौली की संधि को नहीं माना, तो संगौली की संधि को नहीं मानने की वजह से 1816 में उसने माना था संगौली की संधि को, जब अंग्रेजों ने काठमांडू जाकर गोरखाओं को हराया था। इसके बाद यहाँ पर भी एक मतलब संधि तो हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ था कि काठमांडू में अंग्रेज रेजिमेंट रखी गई और गोरखाओं ने स्वीकार किया कि हम अंग्रेजों के उसमें भर्ती होंगे सैनिक के रूप में और अंग्रेजों की जीवन भर सहायता करेंगे, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि गोरखाओं की लड़ने की जो शक्ति है, जो उनकी पावर है, वो बिल्कुल यूनिक है। और उससे उनको 1857 के जितने भी 1857 तो है ही, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े विद्रोह हुए, उन विद्रोह में गोरखाओं ने अंग्रेजों का पूर्ण रूप से साथ दिया था। तो 1857 में जब हुआ क्या था, रैमजे था हमारा कमिश्नर, आपको पता है, और रैमजे कमिश्नर था। और 1857 में जो खान बहादुर खान जो थे बरेली, जो आपका रुहेलखंड के उस समय 1857 में क्रांति के नेता थे, उनकी कुछ सेना ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। तो उस समय क्या हुआ था कि पूर्ण देश में यह फैला था, तो इसलिए रणवीर सेना जो है उसका, ये रणवीर सेना के नाम से एक सेना मंगाई गई थी गोरखाओं की नेपाल से, जो 1857 की क्रांति में हिंदुओं, या मतलब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम जो लोग साथ में संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उनके ऊपर इस सेना ने क्या किया था, काफ़ी अत्याचार किए और इसमें अंग्रेजों का बहुत साथ दिया 1857 की क्रांति को दबाने में। अगला है कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कौन था? हेनरी रैमजे थे। इनको राम जी के नाम से भी उस समय जानते थे, कहते थे कि ये पहाड़ी बोलते थे और जनता के बीच में ज़्यादा रहते थे। ठीक है। भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो भूस्वामी जो वो कहलाता था थातवान, जो भूमि थी उसको थात बोलते थे, उसको कमाने वाला थातवान ने खायकर और सिरतान हुआ करते थे। फिर ठीक है, कृषक दास जो थे जैसे सिरतान, खायकर, कैनी, खस, ये सब आपके थातवान के अंतर्गत थे। अगला आता है थातवान के कृषक को क्या कहा जाता था? तो वो क्या होता था, खैकर, जो मैंने अभी बताया आपको। थातवान के कृषक को कहा जाता था खायकर या खैकर। कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता था? तो बेताज बादशाह कहें या मुकुट रहित राजा कहें, ठीक है, तो ये किसका नाम था? हेनरी रैमजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है खस परिवार कानून। खस परिवार कानून एक पुस्तक है जिसमें खस परिवार के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक लिखी गई है लक्ष्मी दत्त जोशी, LD जोशी ने 1929 में इसको प्रकाशित किया गया था। खस जाति जो थी हमारे यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है कोल, किरात और खस, तो खस जाति के परिवार के कानून के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड की जो मेन जाति थी, चंद लोग तो, पवार लोग तो सब बाहर से आए। यहाँ पर पांडे, जोशी, जितने पंत, जितने भी हम लोग आज यहाँ पर जो जातियाँ देखते हैं, बहुत से, जिसमें बेस्ट अधिकारी या आपके मेहरा फटियाल को छोड़ के जितनी भी थी, मतलब मैक्सिमम जो जातियाँ हैं वो बाहर से आई हुई हैं। और इसमें आपका क्या कहते हैं, जो खस लोग हुआ करते थे, जिसको खसिया बोलते हैं आज भी, तो ये जितने भी थे ये यहाँ के लोकल लोग थे, जिनको बाहर की आए हुए राजाओं ने हरा के और उनके ऊपर अत्याचार करके अपना यहाँ पर राज चलाया था। तो LD जोशी, लक्ष्मीदत्त जोशी जो है, इन्होंने इसी के ऊपर किया। जैसे आप टेकुआ, झटेला, ऐसी प्रथाएं आप देखते हो, ये सब खस परिवार कानून जो है इनकी पुस्तक में लिखा गया है, इनके कि किस प्रकार की प्रथाएं इनमें चलती थी, खसों का जीवन कैसा था। अगर खसों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ये सबसे बेस्ट बुक है। इसमें खसों के सारे पारिवारिक और सामाजिक जितने भी रीति रिवाज है सबके बारे में दिया गया है। अगला है कुलायन शब्द का आशय क्या है? कुलायन शब्द का आशय सिंचाई से है। जब हम कभी पानी की सिंचाई करते हैं तो पहाड़ी में कुल डालते हैं, कुल मतलब जिसमें पानी आता है, तो उसी को इन्होंने कुलायन लिख दिया। तो ये किससे है? सिंचाई से संबंधित है। अगला है पंचक्कियों को नियमित करने हेतु सर्वप्रथम किराया कब लगाया गया था? सन 1842 में पंचक्कियों पर सब नियमित करने, पंचक्की आपको पता है पानी से चलती हैं चक्कियाँ, अभी तो खैर खत्म हो चुकी हैं, घराट जिसको हम बोलते हैं, तो उनको नियमित करने हेतु क्या किया गया था? इसमें सर्वप्रथम इन पर किराया लगाया गया था। ठीक है, तो एक किराया सन 1842 में लगाया गया था। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 1842 में उस समय कौन कमिश्नर था? अगला है भुवनेश्वरी मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है? भुवनेश्वरी मेला पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होता है। अगला है भूमक उड़ियार। भूमक उड़ियार
कहाँ स्थित है? भूमक उद्यान टिहरी में स्थित है। अगला है कुमाऊं युवक सम्मेलन। कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब की गई? सन 1932 में अल्मोड़ा में कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला है शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? शिखर फॉल ये आपका देहरादून में, जिला देहरादून में स्थित है। अगला है अभागा शहजादा। अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? अभागा शहजादा सुलेमान सिकोह कहा जाता है। सुलेमान सिकोह दारा सिकोह का बेटा था। सुलेमान सिकोह ने ये जो था, क्योंकि जब आप जानते हो शाहजहाँ की मृत्यु हुई, औरंगजेब ने हथियार ली सत्ता। औरंगजेब के भाई थे तो उसमें दारा भी उसका भाई था। औरंगजेब ने सभी भाइयों को मार के और उसके परिवार वालों को ख़त्म करके क्या करा, अपना शासन चलाया था। तो सुलेमान सिकोह दारा सिकोह का बेटा था और उसने भागकर पहले तो बाज बहादुर के वहाँ शरण ली। बाज बहादुर ने बाद में उसको कहाँ लगा दिया, देहरादून की तरफ को भेज दिया और देहरादून में पृथ्वीपति शाह ने उसको शरण दी थी। और पृथ्वीपति शाह के जीवन काल में पृथ्वीपति शाह के बेटे ने उसको पकड़वा के किसके हवाले कर दिया था? औरंगजेब के हवाले कर दिया था। इसलिए इसको अभागा शहजादा कहते हैं। शहजादा तो था बेचारा, लेकिन अभागा था जिसको जिंदगी भर भागते रहा। अगला है उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी किसे याद है? तो उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से फेमस है शांति ठाकुर। कौन है? शांति ठाकुर। ठीक है। अगला है पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था? पुराने समय में टिहरी का जो नाम था धुनार बस्ती थी। जब टिहरी को बसाया नहीं गया था, 1815 में टिहरी को बसाया गया और 1815 में 28 दिसंबर को रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है इसका। तो 1815 में जब टिहरी को बसाया गया तो उससे पहले धुनार बस्ती थी, एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। वहाँ पर धोबी वगैरह वो रहते थे, तो उनको धुनार बस्ती वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि नदी के किनारे इसको बसाया गया था टिहरी को, और नदी के किनारे अक्सर धोबी लोग का रहता था वहाँ पर कपड़े साफ करने का। तो एक छोटी सी बस्ती उस समय हुआ करती थी। उसके बाद इसको 1815 में क्या बना, टिहरी के नाम से और टिहरी गढ़वाल के नाम से बसाया गया था। अगला है मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना तारा प्रकाश ने की थी। अगला है सीतावनी पर्यटक स्थल कहाँ, सीतावनी पर्यटक स्थल पर्यटन जोन कहाँ स्थित है? तो यह रामनगर में कार्बेट पार्क के पास है सीतावनी पर्यटन जोन। ठीक है। किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? बैठान विवाह, तो यह है आपका थारू जनजाति में प्रचलित है बैठान विवाह। अगला है जौनसारी महासू किस देवता को मानते हैं? तो ये शिव इसका सही आंसर है। कई जगह पर विष्णु भी इसके आंसर दिया जाता है, बट ज़्यादातर जौनसारी जो है महासू देवता को शिव का ही एक रूप मानते हैं। घर का रास्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो घर का रास्ता पुस्तक के लेखक मंगलेश डबराल हैं। तो दोस्तों ये होती है आज की वीडियो। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है। जिस प्रकार से आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसी प्रकार से आपके दोस्त अपने जो साथियों का फ़ायदा भी होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को